ये कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसकी मां मरने के करीब होती है, लेकिन उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो रोटी मांगने के लिए दर बदर फिरता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हर जगह से उसे बस धक्के ही मिलते हैं। इस तलाश के दौरान वो एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां का मालिक कुत्तों को रोटी डाल रहा होता है, लेकिन हालात से मजबूर होकर वो कुत्तों से रोटी छीनने लग जाता है। वो जान पर खेल के माँ के लिए रोटी घर लेके आता है। घर आने के बाद जब वो माँ को रोटी खिलाने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी माँ चल बसी है। इतनी देर में वही सेठ पीछे से आ जाता है। सेठ चौके उसकी बहादुरी देख चुका होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। सेठ एक पेशा वराना मुजरिम होता है और वो लड़के को उसकी बहादुरी की वजह से अपने गैंग में शामिल कर लेता है। देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं और वो लड़का एक शातिर मुजरिम बन जाता है। एक दिन वो एक डकैती के लिए एक गाड़ी को चोरी करता है। इस डकैती की खबर पुलिस को पहले ही हो जाती है और वो बिल्कुल तैयार होती है। ये लोग शहर के सबसे बड़े ज्वेलर की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां लोगों को डरा धमका के ये लोग सारी की सारी चीजें लूट लेते हैं। जब वो दुकान से बाहर निकलते हैं तो पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। तब वही लड़का फिर से अपनी बहादुरी दिखाता है और पुलिस के इस जंगल से निकल जाता है। उसकी बहादुरी की वजह से उसे बादशाह का लक़ब मिलता है। बादशाह के इन कारनामों से उसका सेठ बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। बादशाह का गुजर एक गली से होता है जहाँ उसकी मुलाकात सपना से होती है, जो नाचने के बाद पैसे जमा करती है। बादशाह उसे ढेर सारे पैसे दे के कहता है कि अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लो। बादशाह का ये अमल देख के सपना का दिल पिघल जाता है। इंस्पेक्टर शिंदे को अंदाजा होता है कि ये डकैती बादशाह नहीं की होती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। वो बादशाह को कहता है कि वो उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। फिर जब वो अपनी अगली डील कर रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर शिंदे वहां पूरी पुलिस फोर्स के साथ आ जाता है। बादशाह और उसके साथी बहुत मुश्किल से जान बचा के भागते हैं। जब वो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। इसी पकड़न पकड़ाई में बादशाह का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। बादशाह जंगल में नीम मुर्दा हालत में पड़ा होता है। वहां से सपना का गुजर होता है। सपना उसे देख के पहचान जाती है। वो उसे उठाती है और अपने साथ घर ले जाती है। बादशाह का दोस्त अब्दुल बादशाह को ढूंढते हुए सपना के घर आ जाता है। वो एक छुरी को गर्म करता है और उसके जरिए बादशाह को लगी हुई गोली निकाल देता है। 2 दिन तक बादशाह की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। बीमारी के दौरान बादशाह और सपना एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। बादशाह सपना से शादी के लिए पूछता है, जिसके लिए वो हाँ कर देती है। सेहतयाब होने के बाद बादशाह जुर्म की दुनिया में वापस आ जाता है। वो एक असलहे की डील के लिए अपने पार्टनर से मिलता है, लेकिन उसका पार्टनर पहले ही पुलिस से मिल चुका होता है। फिर जब वो असला लेने के लिए मुकर्रर करता जगह पे पहुंचता है तो पुलिस चारों तरफ पहले से ही मौजूद होती है। बादशाह मौका देख के वहां से भागता है और बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा लेता है। वो सीधा जाके एक ट्रक में गिरता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। पुलिस उसके पीछे आती है, लेकिन इतनी देर में वो निकल चुका होता है। इस वाक़े के बाद बादशाह जुर्म की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो सपना के पास जाता है और उसे कहता है कि कल शाम हम शादी करेंगे। कल शाम 5 बजे शिवजी मंदिर के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बादशाह तैयार होकर शादी के लिए जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी नजर उस गद्दार पे पड़ती है। बादशाह सब कुछ भूल के उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। बादशाह उसके बॉडीगार्ड से लड़ता है और फिर एक कांच की बोतल से उसका कत्ल कर देता है। जब बादशाह उसका कत्ल कर रहा होता है तो पुलिस आ जाती है और बादशाह वहां से फरार हो जाता है। बदले की वजह से बादशाह शादी के लिए नहीं पहुंच पाता और सपना वहां इंतजार ही करती रह जाती है। कत्ल के बाद बादशाह दरिया के किनारे बैठा होता है कि उसके सामने एक बच्चा दरिया में गिर जाता है। ये देख के बादशाह फौरी तौर पर भागता है और दरिया में गोता लगा देता है। उसकी कोशिश रंग लाती है और बच्चा बच जाता है। बादशाह बच्चे को लेके किनारे पे आता है। बादशाह उस बच्चे को लेके सपना के पास जाता है। सपना जब उसके हाथ में बच्चा देखती है तो सपना को लगता है कि वो शादीशुदा है। सपना बादशाह की एक नहीं सुनती और उसे बहुत बुरा भला कहती है। इतनी ही देर में पुलिस आ जाती है और बादशाह को वहां से भागना पड़ता है। फिर बादशाह बच्चे को लेके एक दरगाह पे आ जाता है और वहां बच्चे को छोड़ के चला जाता है। बादशाह बच्चे को छोड़ के जा ही रहा होता है कि उसके दिल में ख्याल आता है कि कहीं ये बच्चा किसी और सेठ के हाथ ना लग जाए और उस जैसा एक और जानवर दुनिया में ना पैदा हो जाए। ये सोच के बादशाह उस बच्चे को अपना लेता है। बादशाह बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए जुर्म की दुनिया बिल्कुल छोड़ देता है। वो लोहार का काम शुरू कर देता है और अपना नाम भी बदल के बाबू लोहार रख देता है। बादशाह इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाता है और अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, इसकी अच्छी तरबियत करना। देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। राजू बड़ा हो जाता है, लेकिन लोग अभी तक बादशाह को भूले नहीं थे। सेठ और पुलिस दोनों ही बादशाह की तलाश में थे। दूसरी तरफ सपना नाचते नाचते एक प्रोफेशनल डांसर बन जाती है। बादशाह के साथी बादशाह का पता करते करते सपना तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देख के सपना में गुस्से की आग भड़क उठती है, जैसे वो उन्हें और बादशाह को जिंदा मार देगी। एक स्कूल पार्टी में राजू की मुलाकात उसकी खोई हुई माँ से होती है।
माँ की ममता तो बच्चे को बहुत दूर से ही पहचान लेती है। उन्हें भी ये बच्चा बहुत अपना अपना लगता है। वो राजू से उसकी माँ के मुतालिक दरियाफ्त करती है। राजू से बताता है कि उसकी माँ नहीं है। ये सुन के वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि आज से तुम मुझे अपनी माँ कह सकते हो। राजू इस सारे वाकये के बारे में अपने बाप बाबू लोहार को बताता है। बाबू लोहार बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि उस औरत से दूर रहो। जब बादशाह राजू को ममता से मिलने के लिए मना करता है तो राजू बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि वो मुझे खिलौने लेके देती थी, मुझे खिलौने चाहिए। बादशाह राजू को कहता है कि तुम्हारी हर जिद मैं खुद पूरी करूंगा, लेकिन किसी दूसरे का एहसान नहीं लूंगा। दूसरी तरफ फिल्म के सेट पे एक बहुत खतरनाक स्टंट की शूटिंग चल रही होती है। नंबर 1 स्टंटमैन भी इसके लिए मना कर देता है। बादशाह जिसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो इस स्टंट के लिए मान जाता है। जान का खतरा लाहक होने के बावजूद बादशाह ये स्टंट अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए करता है और वो ये खतरनाक स्टंट कामयाबी से कर लेता है। इस खतरनाक स्टंट के बाद बादशाह थोड़ा जख्मी हो जाता है। राजू जो कि तमाशाइयों में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है वो सामने आता है। राजू की आंखों में आंसू होते हैं और वो बादशाह से वादा करता है कि आइंदा ना तो वो कभी जिद करेगा ना कभी वो उस औरत से मिलेगा। जब बादशाह ये स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है तो बादशाह का जुर्म का साथी अब्दुल वो भी वहां आ जाता है और बादशाह को देख लेता है। अब्दुल बादशाह का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। वो उसे सेठ के पास जाने का कहता है लेकिन बादशाह सख्ती से मना कर देता है। अब्दुल के आने के बाद बादशाह को ये फिक्र सताने लग जाती है कि अब सेठ उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो एक एक करके अपने बंदे भेजता रहेगा। लिहाजा बादशाह खुद उससे मिलने का फैसला करता है। बादशाह सेठ से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन सेठ इस बात पे तैयार नहीं होता। वो अपने बंदों को हुक्म देता है कि इस पे हमला करो। बादशाह एक एक करके सारों को मार देता है और जाते हुए धमकी लगा के जाता है कि अगर मजीद बंदे भेजे तो उन सारों का हाल यही होगा, बल्कि मैं तुम्हारी सारी की सारी सल्तनत भी गिरा दूंगा। एक दिन एक पुलिस वाला बादशाह को बाबू लोहार के हुलिये में देख के पहचान जाता है और वो उसकी मुखबरी जाके इंस्पेक्टर को करता है। इंस्पेक्टर बादशाह के घर आता है। बादशाह घर से बाहर गया होता है। इंस्पेक्टर की मुलाकात वहां राजू से होती है। इंस्पेक्टर राजू से पूछता है कि बाबू लोहार कौन है, तो राजू बताता है कि बाबू लोहार मेरे बाबा हैं। इंस्पेक्टर पूछता है कि आपके बाबा क्या करते हैं, तो राजू कहता है कि मेरे पापा रात दिन लोहा कूटते हैं ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। घर के हालात देख के और बच्चे की बातें सुन के इंस्पेक्टर का दिल पिघल जाता है। इतनी देर में बाबू लोहार आ जाता है। इंस्पेक्टर बाबू लोहार को बताता है कि मैं 10 सालों से एक मुजरिम की तलाश कर रहा हूं, लेकिन आज इधर आके मुझे पता लगा है कि वो मुजरिम मर चुका है। ये कह के वो इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन जाके बादशाह की फाइल बंद करवा देता है और साथियों के पूछने पे वो बताता है कि बादशाह तो कब का मर चुका है। ममता के दिल में ये एहसास जड़ें पकड़ने लग जाता है कि राजू उसी का बेटा है। फिर एक दिन स्कूल के एक फंक्शन की वजह से राजू को स्कूल में बहुत ज्यादा देर हो जाती है। तो स्कूल के ओनर जो कि राजू के असल पिता होते हैं उसे छोड़ने के लिए घर खुद आते हैं। वहाँ वो राजू के बचपन की तस्वीर देखता है। ये तस्वीर देख के इसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि ये उसी का खोया हुआ बच्चा होता है। आदित्य ओबराय बादशाह को घर बुलाकर सारी हकीकत बता देता है कि बादशाह के पास जो बच्चा है वो उनका खोया हुआ बेटा है। वो बादशाह से बच्चे को लुटाने का कहता है, लेकिन बादशाह जिसकी सारी दुनिया का मरकज ही उसका बेटा होता है वो बेटे को वापस करने पे रजामंद नहीं होता। दूसरी तरफ राजू की माँ बादशाह के पास आके बहुत मिन्नत से मदद करती है। वो बादशाह को बताती है कि 7 साल तक उसकी गोद खाली थी। मुल्क के हर मंदिर हर दरगाह पे उसने जाकर मन्नतें मांगी, तब जाके इसे ये बच्चा मिला है। वो बादशाह के पाँव पकड़ती है, लेकिन बादशाह फिर भी नहीं मानता। जब ये सारी बात हो रही होती है तो सपना घर के बाहर बादशाह को मारने की नीयत लेकर खड़ी होती है। वो ये सब कुछ सुन लेती है और उसे एहसास होता है वो बादशाह को लेके गलत है। बादशाह के नाम मानने पे आदित्य पुलिस को फोन करता है और कंप्लेन दर्ज करा देता है। सपना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रो रो के बादशाह से माफी मांगती है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि पुलिस वहां आ जाती है और बाबू लोहार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद बच्चे की कस्टडी का मामला अदालत में चला जाता है। अदालत अपनी कार्रवाई पूरी करती है और केस का फैसला ममता के हक में कर देती है और यूं बाबू लोहार से उसके जीने की उम्मीद छिन जाती है। ममता और आदित्य राजू के साथ जा रहे होते हैं कि रास्ते में सेठ के लोग आ जाते हैं। वो राजू को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। जब आदित्य उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो एक रोटी आदित्य के मुंह पे दे मारते हैं और उससे कहते हैं कि ये रोटी बाबू लोहार को दे देना, वो तुम्हें सब समझा देगा। आदित्य और ममता सीधे बादशाह के पास आते हैं और आके उसे सारी बात बताते हैं और रोटी दिखाते हैं। बादशाह को समझ आ जाती है ये सेठ का खेल है। वो सीधा सेठ के पास जाता है। सेठ बादशाह से कहता है कि बच्चे को उसी टाइम छोड़ा जाएगा जब तुम धंधे में वापस आ जाओगे, लेकिन बादशाह इस बात से इनकार कर देता है। गुस्से में आके सेठ बच्चे पे शिकारी कुत्ते छोड़ देता है। बादशाह के हाथ एक बंदूक लग जाती है जिसकी मदद से वो बच्चे को बचाता है। बादशाह मौके पे ही सेठ और अब्दुल दोनों को खत्म कर देता है।
बादशाह राजू को लेके जब बाहर आता है तो आदित्य और ममता पुलिस के साथ वहां आ जाते हैं। बादशाह राजू को छोड़ने से पहले उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और रोते हुए उसे अलविदा करता है। ना चाहते हुए भी अदालत के फैसले की वजह से उसे राजू से दूर होना पड़ता है। वो मिल ही रहे होते हैं कि सपना भी यहाँ आ पहुंचती है। बादशाह और राजू का प्यार देखे आदित्य बादशाह से कहता है कि बादशाह ये बच्चा हमारी जिंदगी है, लेकिन इसकी जिंदगी तुम हो, तो क्यों ना बच्चे की खुशी के लिए हम सब मिलके एक परिवार की तरह रहें। सपना भी इस फैसले के हक में बोलती है और यूं बादशाह बच्चे की खुशी के लिए इस बात के लिए मान जाता है। और यूं 10 साल बाद आदित्य और ममता को उनका बच्चा मिल जाता है। बादशाह को सपना और बच्चा दोनों मिल जाते हैं और सारों की जिंदगी मुकम्मल हो जाती है।